हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 14 से 20 जून के करंट अफेयर्स। ओके, तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम सही तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं, आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के साथ। ओके, तो पहली न्यूज हमारे पास है, पहली न्यूज हमारे पास है आई फ्लोज अ फ्लड वार्निंग सिस्टम इन मुंबई। देखिए, मुंबई के अंदर एक फ्लड वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है आई फ्लोज के नाम से, यानी कि इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। देखिए, मुंबई हमारे पास दूसरा ऐसा शहर बना है चेन्नई के बाद जहां पर फ्लड वार्निंग सिस्टम लगाया गया है। चेन्नई में लास्ट ईयर ऐसा सिस्टम लगाया गया था, और ये जो सिस्टम लगा है ये किसकी हेल्प से लगा है? ये लगा है विद द हेल्प ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। देखिए, जब मैं बात करता हूं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, ओके, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी, ये एक बहुत ही पुराना संस्थान है, 1875 से काम कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ओके, और एक चीज और बताना चाहूंगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के करंट हेड कौन है? वो है मृत्युंजय महापात्रा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के करंट हेड कौन है? मृत्युंजय महापात्रा, जिनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि साइक्लोन की बहुत अच्छी इन्होंने प्रिडिक्शन की है, अनुमान लगाया है, तो इसी वजह से इनको बोला जाता है साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। ओके, चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कीजिएगा। अभी रिसेंटली एक साइक्लोन आया था, सुपर साइक्लोन एम्फन नाम से, AMPHAN, एम्फन नाम से एक साइक्लोन आया था। आप मुझे ये बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, इस साइक्लोन का नाम किस कंट्री के द्वारा दिया गया था? इस साइक्लोन का नाम किस कंट्री के द्वारा दिया गया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास थाईलैंड। थाईलैंड के द्वारा हमारे पास नाम दिया गया था एम्फन साइक्लोन का। नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ प्राइवेट बैंक्स। देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक कमेटी बनाई गई है आरबीआई के द्वारा, जिसका नाम है प्रसन्ना कुमार मोहंती कमेटी, यानी पीके मोहंती कमेटी के नाम से भी आप इसे बोल सकते हैं। तो ये क्या करेगा? गाइडलाइंस और स्ट्रक्चर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक का है उसको और कैसे इंप्रूव किया जाए, उसको लेकर ये हमारे पास काम करेगी ये जो कमेटी है। तो आपने याद रखना है कि प्राइवेट हमारे पास सेक्टर को लेकर, प्राइवेट बैंक सेक्टर को लेकर, ओनरशिप और कंट्रोल को लेकर रिसेंटली कौन सी कमेटी बनी है? प्रसन्ना कुमार मोहंती कमेटी। देखिए, आरबीआई के बारे में कुछ चीजें आप याद रखेंगे। ओके, आरबीआई हमारे पास पूरा बैंकिंग सेक्टर भारत में कंट्रोल करती है, रेगुलेटरी बॉडी है, और 1 अप्रैल 1935 से ये हमारे पास एस्टेब्लिश हुई थी। आरबीआई एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। और बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट काम आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम आउट करना। आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम आउट करना। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए हमारे पास एक बॉडी काम करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये भी आप याद रखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी के रेट कौन डिसाइड करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि हमारे पास 2016 में एस्टेब्लिश हुई थी। ओके, आप मुझे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, ओनली 6 मेंबर्स आर देयर इंक्लूडिंग द आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर को मिलाकर हमारे पास टोटल 6 मेंबर बनते हैं इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और यही हमारे पास रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब रेट डिसाइड करती है ये कमेटी हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास $215 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू मलावी गवर्नमेंट। देखिए, हमारा एक बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है? ये एक लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है, किसको? मलावी गवर्नमेंट को। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? बेसिकली स्टूडेंट, एक लिमिट होती है जहां तक आपको बिल पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसके बाद आपको वो जो लिमिट है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट समझ लीजिए, जस्ट लाइक दैट। तो जस्ट क्रेडिट कार्ड की जैसे एक लिमिट होती है, तो उसी तरह से लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाता है अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को। तो मलावी को ये लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है वो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई को मेंटेन बनाए रखने के लिए। देखिए, एक्सिम बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। बेसिकली एक्सिम बैंक जो है वो हमारे पास एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में, और हमारे पास एक बात और मैं बताना चाहूंगा, इसके सीईओ कौन है राइट नाउ? डेविड रश्किना। डेविड रश्किना इज द करंट सीईओ ऑफ एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर हमारे पास मुंबई में है। मलावी की बात करूं स्टूडेंट, तो मलावी की कैपिटल है हमारे पास लिलोंगे,
और करेंसी है क्वाचा। ओके, एक छोटा सा पॉइंट और याद रखेंगे स्टूडेंट सब लोग, मलावी में वर्ल्ड का सबसे पहला ट्रायल शुरू हुआ था मलेरिया की वैक्सीन का। मलेरिया की वैक्सीन का वर्ल्ड का पहला ट्रायल कौन सी कंट्री में शुरू हुआ था? मलावी में। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं। एक्सिम बैंक हमारे पास दूसरी कंट्रीज में प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो हमारे पास ईरान में एक पोर्ट को फाइनेंस किया है एक्सिम बैंक ने, ओके, जिसको इंडिया डेवलप कर रहा है बेसिकली। सो ईरान विच पोर्ट फाइनेंस्ड बाय एक्सिम बैंक? जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। ईरान के अंदर कौन से बंदरगाह को एक्सिम बैंक ने फाइनेंस किया है? ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट चाहबहार पोर्ट। याद रखेंगे चाहबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है ईरान का, जिसको इंडिया ने डेवलप किया है और इसके लिए $100 मिलियन प्रोवाइड किए थे एक्सिम बैंक ने। ये क्वेश्चन हमारे पास पहले भी कई एग्जाम से पूछा गया है। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट वुमेन टू रीच द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन। तो स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नाम है कैथी। तो कैथी हमारे पास फर्स्ट वुमेन बनी है जो कि चैलेंजर डीप तक पहुंची, जो कि डीपेस्ट पॉइंट है ओशन के अंदर। अब आपको मैं बताना चाहूंगा ये डीपेस्ट पॉइंट कहां है। ये आप मैप देखिए, आपके स्क्रीन पर आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। जापान के पास हमारे पास पैसिफिक ओशन में हमारे पास आपको देखने को मिलेगा मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच के अंदर है चैलेंजर डीप, जो कि हमारे पास डीपेस्ट पॉइंट है ओशन के अंदर। तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन बनता है ज्योग्राफी का कि हमारे पास सबसे डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन कहाँ है। वो मरियाना ट्रेंच के अंदर है और मरियाना ट्रेंच के अंदर उसका नाम है चैलेंजर डीप। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट अमेरिकन वुमेन भी थी जिन्होंने स्पेस वॉक किया था 1984 में। ओके, कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, इनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पहली ह्यूमन थी जिन्होंने हमारे पास बोथ स्पेस एंड डीपेस्ट, हमारे पास स्पेस में भी इन्होंने ट्रैवल किया है और डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन को भी रीच किया है। ओके, चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास पूछ लिए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास आप फर्स्ट वुमेन का नाम बताइए जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन तक पहुंची। तो वो है कैथी। चलिए क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। हाईएस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ अर्थ पे तो वो है माउंट एवरेस्ट, है ना, जानते ही होंगे आप लोग। और ये भी पता होता है आपको माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले हमारे पास टेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी पहुंचे थे। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए फर्स्ट वुमेन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। ओके, फर्स्ट वुमेन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट वो कौन है हमारे पास? आप याद रखेंगे जापानीज हैं, उनकी अब ऑल्दो अब तो डेथ हो चुकी है। नाम आप याद रखेंगे जोंको तबाई, JUNKO, जोंको TABEI, तबाई, जोंको तबाई हमारे पास। ये वो फर्स्ट वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। ओके, तो नाम याद रखेंगे, पेपर पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पटना खादी मॉल। देखिए पटना के अंदर पहली बात तो आप याद रखेंगे खादी मॉल है। इंडिया का पहला खादी मॉल कहाँ है? पटना के अंदर। ये एक मेरा क्वेश्चन हो गया। उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर एडवर्टीजमेंट वगैरह कौन करेंगे? पंकज त्रिपाठी, जो आज की डेट में बॉलीवुड और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो सीरीज़ होती हैं, वेब सीरीज, उसमें एक जाना माना चेहरा बन चुके हैं। तो हमारे पास खादी मॉल के बारे में मैंने बता दिया। इंडिया का पहला खादी मॉल कहाँ है? पटना में। उसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं पंकज त्रिपाठी, और उन्होंने कहा कि इसको प्रमोट करने के लिए कोई पैसा वो चार्ज नहीं करेंगे। देखिए खादी की बात करूं तो भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल आपको पता ही है कि गांधी जी ने इसका बहुत बड़े लेवल पे यूज़ किया था। चरखे का और खादी को यूज़ करने के बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई थी। ओके, एक चीज़ आप याद रखेंगे, हमारे पास खादी को प्रमोट करने के लिए बना हुआ इंडस्ट्री कमीशन। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। KYC हमारे पास कब से स्टेप काम कर रहा है? तो ये काम कर रहा है हमारे पास 1956 से। तो 1956 से देखिए, एक बिहार के बारे में आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा जो इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग। ये पटना मॉल हमारे पास कहाँ है? बिहार में। तो बिहार के बारे में एक छोटी सी बात याद रखना, सेकेंड लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया वो हमारे पास बिहार में है। मतलब कि अर्बन पॉपुलेशन के मामले में वो राज्य जहां पर सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन है
सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ, याद रखेंगे, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन, शहरी पॉपुलेशन किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। दूसरे नंबर पर आता है बिहार। चलिए जी, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड, भगवान बुद्ध से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट लाई करती है हमारे पास कहां पर? बिहार में। जल्दी से उसका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। भगवान बुद्धा से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है स्टूडेंट महाबोधि टेम्पल। गौतम बुद्ध से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है महाबोधि टेम्पल, और ऐसा कहा जाता है ये वही टेम्पल है जहां पर गौतम बुद्ध को सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास जर्मी क्लीन टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। डीआरडीओ ने स्टूडेंट क्या किया है, हमारे पास जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करने के लिए एक चैम्बर बनाया है जिसको नाम दिया है जर्मी क्लीन। तो ये आप याद रखेंगे। एक और है हमारे पास इसी टाइप से एक रिलेटेड डिवाइस है जिसका नाम है जर्मी बैन। तो कंफ्यूज नहीं होना, जर्मी बैन किस लिए है? ये एक एयर प्योरीफायर की तरह काम करेगा और इसको बनाया है हमारे पास नियो इन्वेंट्रॉनिक्स ने, जो कि हैदराबाद की एक लैब है। तो ये दोनों चीजें एक साथ में इसलिए बता रहा हूं ताकि पेपर में कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जर्मी क्लीन को हमारे पास किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। और जर्मी बैन को किसने बनाया है? नियो इन्वेंट्रॉनिक्स ने। ओके, चलिए डीआरडीओ की मैं बात करूं, आपको पता ही होगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत के लिए डिफेंस के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है और बहुत सी चीजें मैन्युफैक्चर लगातार ये करती आई है भारत के लिए। ओके, डीआरडीओ का एक प्रोडक्ट है हमारे पास पिनाका। आप स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि पिनाका एक्चुअली में है क्या? व्हाट इज पिनाका इंट्रोड्यूस बाय डीआरडीओ? पिनाका क्या है जिसको डीआरडीओ ने इंट्रोड्यूस किया था? ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, पिनाका क्या है? इट्स अ एमबीआरएल यानी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर क्या होता है स्टूडेंट? अगर आपने 26 जनवरी की कभी परेड देखी हो तो ट्रक के पीछे आपने देखा होगा माउंटेड हमारे पास कुछ पेंसिल टाइप मिसाइल्स होती हैं कई सारी एक साथ, तो इसको बोलते हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वसंत राय जी पास्ड अवे। देखिए, इंडिया के इस समय सबसे ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे वसंत राय जी, इनकी डेथ हो गई है। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि वसंत राय जी हमारे पास कौन थे, तो आपने याद रखना है फेमस क्रिकेटर। क्रिकेट की बात करूं स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं क्रिकेट को लेकर। चलो अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन टेस्ट मैचेस। हाँ जी, नेम द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम in test matches. ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, सीके नायडू फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन टेस्ट मैचेस 1932 में सीके नायडू कैप्टन बने थे और इनके नाम पर एक ट्रॉफी भी ऑर्गेनाइज की जाती है, सीके नायडू ट्रॉफी। तो सीके नायडू ट्रॉफी किससे रिलेटेड है ये भी याद रखेंगे, दैट इज रिलेटेड टू क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंस्टा फ्लैक्सी कैश एंड ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक, पहली बात तो आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक की जब मैं बात करूं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि कोरोना वायरस के चलते हमारे पास जो सैलरी है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने एम्प्लॉयज की बंद कर दी है। तो अगर आपका सैलरी अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो आईसीआईसीआई बैंक एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रहा है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का मतलब आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा, लेकिन आपको पैसा विड्रॉ करने की परमिशन है अप टू 3 टाइम्स ऑफ योर नेट सैलरी, अपनी सैलरी से 3 गुना ज्यादा। इसको बोलते हैं स्टूडेंट ओवरड्राफ्ट। क्या इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो आपने याद रखना है कि कौन सा बैंक सैलरी अकाउंट्स के ऊपर 3 महीने का ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड कर रहा है ड्यूरिंग द कोरोना वायरस टाइम पीरियड, तो है आईसीआईसीआई बैंक, जो कि इंडिया के बड़े बैंकों में से एक है। इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे स्टूडेंट, आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक कौन है? संदीप बख्शी।
चलिए जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। आरबीआई प्रपोजेस टू सेट एज लिमिट ऑफ सीईओ। देखो आरबीआई ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने की तैयारी की है, जिसमें क्या कहा है कि जो हमारे पास बैंक्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड बैंक हो, उनमें जो सीईओ और डायरेक्टर्स की जो एज है उस पर एक अपर लिमिट सेट की जा रही है 70 ईयर्स। देखिए पहले कोई अपर लिमिट थी नहीं, यानी कि कोई 80-90 ईयर्स तक भी किसी बैंक का सीईओ या डायरेक्टर रह सकता था, लेकिन अब आरबीआई ने डिसीजन दिया है कि कोई भी पर्सन 70 साल से उम्र उसकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर वो सीईओ डायरेक्टर की पोस्ट पे है, और किसी भी बैंक में कोई भी पर्सन 10 साल से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं रहेगा और या फिर सीईओ नहीं रहेगा। इससे क्या होगा बेसिकली, इससे बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है बैंक सेक्टर में वो बेटर होगी। नेपोटिज्म समझते हैं ना, भाई भतीजावाद, और जो इंटरेस्ट है बैंक के उनको भी सही से मेंटेन किया जा सकेगा। आपने स्टूडेंट याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारे पास गवर्नमेंट बैंक होते हैं, सरकारी बैंक होते हैं, उनमें डायरेक्टर्स और सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? उसमें डायरेक्टर और सीईओ की नियुक्ति करता है बैंक बोर्ड ब्यूरो। याद रखेंगे जितने भी सरकारी बैंक है, जैसे एसएससी हमारे पास रिक्रूटमेंट करता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, कस्टम इंस्पेक्टर की, तो उसी तरह से सरकारी बैंकों में जो सीईओ की पोस्ट है, डायरेक्टर की पोस्ट है, उस पर रिक्रूटमेंट कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो, जिसके करंट हेड कौन है, करंट चेयरमैन कौन है? भानु प्रताप शर्मा। आप नोट डाउन कर सकते हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB, ओके, और चेयरमैन कौन है? भानु प्रताप शर्मा। चलिए जी नेक्स्ट, न्यू इन्वेस्टमेंट इन जियो प्लेटफॉर्म। देखिए पिछले कुछ टाइम से हमारे पास जियो में लगातार इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है, और इसी के चलते आपने सुना भी होगा कि जो जियो का शेयर है, जियो की मार्केट वैल्यू है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जियो की शेयर वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि हमारे पास मार्च के मिड से लेकर अब तक जो जियो के शेयर की वैल्यू थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो शेयर की वैल्यू थी सॉरी, वो हमारे पास डबल हो गई है। अब आप देखिए कि 3 नई एंटिटीज ने हमारे पास इन्वेस्टमेंट की है, टीपीजी कैपिटल एंड एल कैटरन। ये हमारे पास यूएस की कंपनीज हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, ओके। और अगर हम बात करें, एक 11वीं इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है सऊदी अरेबिया से, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF की तरफ से 2.32% शेयर्स ये खरीद रहे हैं, किसमें? जियो के अंदर। तो आप देख लीजिए कि पिछले हमारे पास कुछ महीनों में, 1-1.5 महीने में जियो में 11 बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी हैं, और इस सब के चलते क्या हुआ है, रिलायंस हमारे पास डेट फ्री कंपनी बन चुकी है। आपको बता दूं कि रिलायंस इज ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। इनका टारगेट ऑल दो मार्च 2021 तक रिलायंस को डेट फ्री बनाना था, लेकिन इन्वेस्टमेंट के चलते और पॉजिटिव अप्रोच के चलते हमारे पास क्या हुआ है कि रिलायंस अभी ही ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, आप ये मान सकते हैं। और मुकेश अंबानी वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से एक बन चुके हैं, ये भी आप याद रखेंगे, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से एक बन चुके हैं मुकेश अंबानी, ओके। मुकेश अंबानी इज द करंट हेड ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, पता ही होगा आप लोगों को, ओके। और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट किसने की है इस सब के दौरान? सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मिली है फेसबुक से। तो फेसबुक ने ऑलमोस्ट 9.9% शेयर जो है परचेज किए हैं, किसके? जियो प्लेटफॉर्म के। तो ये आप याद रखेंगे, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कहां से आई है? दैट इज फ्रॉम फेसबुक। और फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग, ओके। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हमारे पास ऑब्जर्व किया गया 14 जून को, याद रखेंगे 14 जून को ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। थीम क्या रही? गिव ब्लड एंड मेक वर्ल्ड अ हेल्थियर प्लेस। तो थीम भी आप याद रखेंगे, ओके। सो देखिए ब्लड एक ऐसी चीज है जिसका अब तक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि इसको लैब में प्रोड्यूस किया जा सके, और हमारे पास डिफरेंट ब्लड ग्रुप होते हैं। तो आप चलो पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आपने याद रखना है कि कार्ल लैंडस्टीनर, हमारे पास कार्ल लैंडस्टीनर वो पर्सन थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, ये सब ब्लड ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। किसने खोज की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। स्टूडेंट्स आप जल्दी से कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके बताइए कि ब्लड का pH कितना होता है, pH ऑफ ब्लड, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, pH ऑफ ब्लड है 7.35 to 7.45, ओके। pH ऑफ ब्लड 7.35 टू ये हमारे पास 7.45 के बीच में लाई करता है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली स्लाइटली बेसिक होता है, ब्लड जो है वो स्लाइटली
बेस होता है, ये आप याद रखें, बेसिक हमारे पास नेचर का होता है। चलिए जी आगे चलते हैं। फर्स्ट इंडियन गैस एक्सचेंज, तो गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक लॉन्च हुआ है इंडिया का। ऑनलाइन अब गैस जो है वो ऑनलाइन एक्सचेंज पर खरीदी जा सकेगी, जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं, तो इसको नाम दिया गया है इंडियन गैस एक्सचेंज, IGX। ओके, और इसको हमारे पास लॉन्च किया गया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर, ओके, धर्मेंद्र प्रधान। ये आपको पता ही होगा, धर्मेंद्र प्रधान हमारे पास पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। और एक चीज़ और मैं स्टूडेंट यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारे पास अब इससे होगा क्या, बेसिकली जो बायर और सेलर हैं दोनों को फायदा पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ऑन द स्पॉट आप मार्केट से आप नेचुरल गैस को बाय कर सकते हो बड़े लेवल पे। और राजीव श्रीवास्तव को बनाया गया है डायरेक्टर ऑफ IGX। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें, भारत में कई जगहों पर नेचुरल गैस मिलती है, ओके, लेकिन सबसे ज्यादा नेचुरल गैस भारत में, आप याद रखना, सबसे बड़ा रिजर्व कहां है भारत में नेचुरल गैस का, वो है KG बेसिन। KG बेसिन का मतलब है कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए कि कृष्णा गोदावरी बेसिन भारत के कौन से राज्य में लाई करता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन भारत के कौन से राज्य में लाई करता है? ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, कृष्णा गोदावरी बेसिन हमारे पास लाई करता है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और इस एरिया में एक D6 ब्लॉक है, इस D6 ब्लॉक से हमारे पास नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट की जाती है। ओके, D6 ब्लॉक ऑफ कृष्णा गोदावरी बेसिन, जिसको इन शॉर्ट बोला जाता है KG बेसिन। नेक्स्ट, इंडिया बिल्ड फर्स्ट एवर इन्फेक्शियस डिसीज डायग्नोस्टिक लैब। तो पहली बार एक हमारे पास लैब बनाई गई है जो हमारे पास टेक्नोलॉजी पार्ट, एक बायोटेक्नोलॉजी पार्ट का हिस्सा है आत्मनिर्भर भारत का। ओके, ये लेबोरेटरी जो है वो हमारे पास मूव कर सकती है, ठीक है, एक पार्ट से दूसरी जगह जा सकती है। और हमारे पास आप याद रखेंगे कि इसमें कई सारे टेस्ट कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी है, जैसे एलिसा है, रियल टाइम रिवर्स ट्रेंड पॉलीमर चेन टेस्ट, रिएक्शन टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर। देखिए इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, एलिसा। एक तो स्टूडेंट याद रखेंगे एलिसा टेस्ट की फुल फॉर्म, एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड एमिनो सोर्बेंट एसे। याद रखेंगे एलिसा की फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड एमिनो सोर्बेंट एसे। सो हमारे पास दैट इज द फुल फॉर्म। और एलिसा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है स्पेशली फॉर एड्स डिटेक्शन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, साइंस का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास एड्स की डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। सो दैट इज एलिसा। ओके, और एड्स की फुल फॉर्म की मैं बात करूं, एक्वायर एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की मैं बात करूं, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आप जल्दी से स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड एड्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। ऑन विच पर्टिकुलर डेट वी ऑब्जर्व वर्ल्ड एड्स डे। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 दिसंबर एवरी ईयर। सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास सिप्री की एक रिपोर्ट आई है स्टूडेंट। सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक हमारे पास स्वीडन का एक ग्रुप है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने अपनी एक रिपोर्ट दी है जिसको नाम दिया गया है आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट्स एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, जिसमें बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात की गई है। तो सिप्री की जो रिपोर्ट है बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात करती है, किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वेपन हैं। तो पहली बात जो यहां पर बताई गई है कि इंडिया के पास लगभग 150 न्यूक्लियर वेपन हैं। और अगर हम बात करें अपनी नेबरिंग कंट्रीज की, अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो चाइना के पास लगभग 320 न्यूक्लियर वेपन है और पाकिस्तान हमसे भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन रख के बैठा हुआ है, दैट इज अराउंड 160। तो पाकिस्तान के पास इंडिया से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है एज पर द सिप्री रिपोर्ट। देखो स्टूडेंट, एक बात समझो, हमारे पास आपको यह भी पता होना चाहिए कि कितनी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है कंफर्म्ड। तो अगर हम बात करें यूएसए, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया, ये वो कंट्रीज आपको स्क्रीन पर नाम दिखाई दे रहे होंगे, ये वो कंट्रीज हैं जिनके पास कंफर्म्ड न्यूक्लियर वेपन है। ओके, और एक चीज हमने पहले भी बात की थी कि इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर डिफेंस के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। पहले नंबर पर है यूएसए,
सेकंड पर है हमारे पास चाइना और थर्ड पे है इंडिया डिफेंस के ऊपर खर्चा करने के मामले में। ओके चलो, अभी न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही थी। न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने के लिए क्या चाहिए होती है? मिसाइल। और इंडिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है वो है अग्नि 5। ओके, ऑल्दो यहाँ पर पिक्चर में आपको अग्नि 3 की पिक्चर दिखाई दे रही है, लेकिन मैं पूछ क्वेश्चन अग्नि 5 के बारे में रहा हूँ। आप मुझे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अग्नि 5 की रेंज कितनी है, रेंज ऑफ अग्नि 5 मिसाइल। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे रेंज ऑफ अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर टू 8000 किलोमीटर, 5000 से 8000 किलोमीटर तक की रेंज है हमारे पास अग्नि 5 मिसाइल की। और अग्नि 5 मिसाइल एक आईसीबीएम है। आईसीबीएम हियर मींस इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। याद रखेंगे आईसीबीएम है अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट हमारे पास इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्रॉसेस $500 बिलियन। पहले तो ये समझो स्टूडेंट, फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी इंटरनेशनल पेमेंट्स होती हैं, इंटरनेशनल पेमेंट्स का मतलब जब भी हम किसी दूसरी कंट्री से कुछ खरीदते हैं, जनरली पेमेंट होती है यूएस डॉलर में। जनरली आपको पता होगा कि वर्ल्ड में हार्ड करेंसीज में पेमेंट होती है और जनरली यूएस डॉलर का यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट को अपने पास हमेशा यूएस डॉलर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और इवन यूएस डॉलर के साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट करेंसीज होती हैं, जैसे यूरो हो गया, जिसका यूज़ किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज के ट्रेड के लिए। तो इस तरह से हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली उसने एक फॉरेक्स रिजर्व बनाया हुआ है जहां पर फॉरेन करेंसी को इकट्ठा करके रखा जाता है। और इसकी मैनेजमेंट का काम कौन करता है? गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई। ये आपने याद रखना है कि आरबीआई मैनेज करता है फॉरेक्स रिजर्व। पहली बार भारत का फॉरेक्स रिजर्व पहुंच गया है मोर देन $500 बिलियन। जी हाँ, याद रखेंगे, मोर देन $500 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। और इसकी बात अगर हम करें, रीजन क्या रहा, देखिए पिछले कुछ टाइम में एक तो जियो में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट, आप देख लीजिए जियो में लगभग 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है रुपीज में। अगर मैं बात करूं, आप उसे डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो कई बिलियन डॉलर तो वही हो गए। इसके अलावा हमारे पास कई सारे जो इन्वेस्टमेंट है जो हमें देखने को मिल रही है, उसकी वजह से क्या है कि फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास पहली बार $500 बिलियन के मार्क को टच कर गया है। ओके, सो आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व किस कंट्री का है? वर्ल्ड में सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व किस कंट्री का है? ओके, याद रखें स्टूडेंट, वर्ल्ड में सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो हमारे पास चाइना का है। दैट इज अराउंड $3 ट्रिलियन। जी हाँ, 3 ट्रिलियन, मैं ट्रिलियन की बात कर रहा हूं। मोर देन $3 ट्रिलियन का उनका फॉरेक्स रिजर्व है। और इंडिया का भी आप देख सकते हैं, दैट इज अराउंड $500 बिलियन। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट बायोडाइवर्सिटी अवार्ड। बायोडाइवर्सिटी अवार्ड हमारे पास मिला है किसको? यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन को, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। ये हमारे पास एक एनजीओ टाइप ऑर्गेनाइजेशन है हैदराबाद की, जिसको हमारे पास मिला है बायोडाइवर्सिटी अवार्ड। ओके, ये अवार्ड दिया जाता है मोनाको की एक फाउंडेशन के द्वारा। ओके, मोनाको की फाउंडेशन की जब मैं बात करता हूं, मोनाको स्टूडेंट एक कंट्री का नाम है, दैट इज इन यूरोप। मोनाको जो है वो एक कंट्री का नाम है जो कि यूरोप में है, जहां पर यूरो करेंसी चलती है। एक छोटी सी एक तरह से हमारे पास कंट्री है। तो ये जो एनजीओ है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, ये बेसिकली काम करती है एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए। सो दैट इज द नॉन गवर्नमेंटल इंडियन एग्री बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्क्स इन 75 विलेजेस विद वुमेन संगम्स। बेसिकली वुमेन एग्रीकल्चर बेस्ड सिस्टम को ये प्रमोट करती है, ये जो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी है हैदराबाद से रिलेटेड। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें रिसेंट टाइमिंग्स में, तो किसानों की हालत सुधारने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी स्कीम चलाई है, दैट इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको इन शॉर्ट कहा जाता है पीएम किसान। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ओके, जिसको इन शॉर्ट कहा जाता है पीएम किसान, जिसके अंदर किसानों को कैश इंसेंटिव मिलता है। आप मुझे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को कितना पैसा दिया जाता है सालाना, साल में कितना पैसा पर फार्मर को दिया जाता है।
ओके याद रखेंगे स्टूडेंट, पीएम किसान योजना के तहत प्रत्येक फार्मर को, प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं, जो कि 2-2 हज़ार की इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। 3 बार हमारे पास 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, टोटल 6,000 इन अ ईयर। नेक्स्ट हमारे पास 500 ईयर ओल्ड टेम्पल फाउंड सबमर्ज्ड इन महानदी रिवर। देखिए ओडिशा के अंदर एक रिवर बहती है जिसका नाम है महानदी रिवर, और यहां पर स्टूडेंट मिला है 500 साल पुराना टेम्पल। तो अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है हमारे पास ये। तो टेम्पल की ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल वही पिक्चर ली गई है। ओके सो ये जो टेम्पल है हिंदू रिलीजन से रिलेटेड ये टेम्पल है, और कटक ओडिशा के पास, कटक दैट इज इन ओडिशा। तो यहां पर ये टेम्पल मिला है महानदी रिवर में डूबा हुआ। तो हो सकता है कि उस समय जो रिवर का जो रास्ता होगा वो अलग होगा, तो ये जो टेम्पल होगा वो सबमर्ज्ड नहीं होगा। तो अभी ये टेम्पल जो है वो सबमर्ज्ड है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा महानदी रिवर के बारे में। देखिए महानदी रिवर की जब मैं बात करूं स्टूडेंट, तो एक इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया की, और इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस डैम है, पेपर में क्वेश्चन आता है उसको लेकर, दैट इज हीराकुंड डैम। आपने याद रखना है इंडिया का एक बहुत ही फेमस डैम है हीराकुंड डैम। वो कौन सी नदी के ऊपर है? दैट इज ऑन महानदी। और महानदी रिवर को लेकर 2 राज्यों में झगड़ा भी है। एक्चुअली ये जो रिवर है महानदी 2 राज्यों से ही होकर निकलती है मेनली। तो आप ये मुझे बताइए कि महानदी रिवर को लेकर झगड़ा ओडिशा का किस राज्य के साथ है? इसके पानी को लेकर ओडिशा और किस राज्य के बीच में महानदी रिवर को लेकर झगड़ा है? याद रखें स्टूडेंट, महानदी को लेकर रिवर डिस्प्यूट है बिटवीन ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर ये रिवर बहती है, और दोनों के बीच में पानी को लेकर झगड़ा चलता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0। तो स्टूडेंट आप याद रखेंगे कि हमारे पास अभी महाराष्ट्र ने एक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें एफडीआई को बढ़ाने की बात की गई। तो देखो स्टूडेंट, बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ पर एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इन्वेस्टमेंट को लेकर। लेकिन 2 बड़ी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एक है यूपीएल केमिकल टू इन्वेस्ट 5,000 करोड़, और एक चाइना बेस्ड ग्रेट वॉल मोटर, वो भी हमारे पास 3,700 करोड़ ऑलमोस्ट इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर हम बात करें हमारे पास महाराष्ट्र को लेकर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर आपको पता होंगे उद्धव ठाकरे। ओके याद रखेंगे चीफ मिनिस्टर का नाम उद्धव ठाकरे इज द करंट सीएम ऑफ महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में हालत बहुत ज़्यादा खराब है कोरोना वायरस को लेकर। आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो हालत खराब है इंडिया में वो हमारे पास महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी स्पेशली इन मुंबई हालत बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है ऑलमोस्ट। ओके सो एक इनकी पार्टी का नाम याद रखेंगे, कोएलिशन है इनकी। कोएलिशन का मतलब गठजोड़ की सरकार है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई हुई है महाराष्ट्र में, जिसको नाम दिया गया है महाराष्ट्र विकास अगाड़ी। ये आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र विकास अगाड़ी नाम दिया गया है कोएलिशन को, जो कि राइट नाउ रूल कर रही है महाराष्ट्र के अंदर। ओके सैनिटेशन फैसिलिटी एट पशुपतिनाथ टेम्पल। देखिए स्टूडेंट, एक अजीब सी न्यूज़ है अगर हम समझने की कोशिश करें। नेपाल लगातार इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रहा है, और इस सब के बीच हमारे पास इंडिया क्या कर रहा है? लगातार नेपाल की हेल्प करता आ रहा है, जैसा कि इंडिया हमारे पास कई दशकों से करता आया है। तो यहाँ पर इंडिया क्या कह रहा है कि पशुपतिनाथ टेम्पल के अंदर हमारे पास सैनिटेशन फैसिलिटी बनाई जाएगी। ओके सो ताकि जो लोग हैं वो आसानी से दर्शन कर सकें, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए इंडिया यहाँ पर 37.23 मिलियन नेपालीज रुपीज़ जो है वो खर्च करेगा, फाइनेंशियल एड देगा। और ये सब हो रहा है अंडर द प्रोग्राम दैट इज़ नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप। तो देखते हैं कि पार्टनरशिप कब तक चलती है, क्योंकि आपको पता है कि नेपाल जो है इंडियन एरियाज़ को अपना बता रहा है, नया मैप पास कर चुका है वो। पशुपतिनाथ टेम्पल आप याद रखेंगे, बहुत ही फेमस टेम्पल है नेपाल का, जो बागमती रिवर के किनारे है। ये भी आप याद रखना, बागमती रिवर। नेपाल के राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखेंगे, प्रेसिडेंट है इनकी विद्या देवी भंडारी। प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल राइट नाउ विद्या देवी भंडारी, और हमारे पास प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। चलो आप स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताओ कि केपी शर्मा ओली की पार्टी का नाम क्या है। जैसे नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से, तो आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए रूलिंग पार्टी ऑफ नेपाल, केपी शर्मा ओली की पार्टी का नाम।
ओके स्टूडेंट, याद रखें केपी शर्मा ओली की पार्टी का नाम है हमारे पास नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। जी हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। तभी ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना में कम्युनिस्ट सरकार है और नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी रूलिंग है, तो ये दोनों का आपस में अच्छा तालमेल बन रहा है। और ये कहीं ना कहीं नेपाल जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर चाइना के कहने पर इंडिया के खिलाफ लगातार एक्शन लिए जा रहा है, जो कि आने वाले टाइम में नेपाल के लिए एक बहुत ही गलत डिसीजन साबित होंगे। ओके नेक्स्ट हमारे पास खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। देखो अभी आप याद करो स्टूडेंट, कुछ टाइम पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे। ये बेसिकली सब कुछ चल क्या रहा है कि स्कूल लेवल पर स्पोर्ट्स को हम प्रमोट कर सकें। तो हमारे पास कुछ स्टेडियम्स को अपग्रेड करने की बात की जा रही है, फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की बात की जा रही है, ताकि ओलंपिक में इंडिया बेसिकली मेडल लेकर आ सके। सबसे बड़ी दिक्कत ही क्या है कि इंडिया ओलंपिक में मेडल नहीं ला पाता। करोड़ों की पॉपुलेशन है, मेडल कितना आता है, 1 2 या 3। तो इस सब के लिए हमारे पास खेलो इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है। अब आप ज़रा सेंटर्स देख लीजिए, हमारे पास ये वो सेंटर्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जिन जिन सेंटर्स को अपग्रेड करने की बात की जा रही है। एक छोटा सा पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी कहाँ हुई थी हमारे पास, ये भी आप याद रखेंगे, 2020 गुवाहाटी में। 2020 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुई थी, गुवाहाटी में। ओके, गुवाहाटी जो कि असम में है। आप मुझे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मैक्सिमम मेडल कौन सी स्टेट ने जीते थे। इसमें स्टेट वाइज कंपटीशन होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मैक्सिमम मेडल कौन सी स्टेट द्वारा जीते गए थे। आप याद रखेंगे स्टूडेंट, मैक्सिमम मेडल जीते गए थे हमारे पास किसके द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र ने 256 मेडल यहां पर टोटल जीते थे इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ओके नेक्स्ट हमारे पास यूएन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इन्वेस्टमेंट को लेकर एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इंडिया ने 9th लार्जेस्ट हमारे पास नंबर पे एफडीआई रिसीव किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अभी फेसबुक ने हमारे पास बात की कि वो जियो के अंदर 9.9% शेयर खरीदेगा। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ टाइप ऑफ एफडीआई, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए कोई एंटिटी जैसे होंडा जो जापानीज कंपनी है, वो इंडिया में कोई प्लांट लगाती है और प्रोडक्शन शुरू करती है, दैट इज एग्जांपल ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, जनरली जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो हैवी इन्वेस्टमेंट को हम कंसिडर करते हैं, जो कि स्टेबल होती है। ओके, सो 51 बिलियन डॉलर की एफडीआई जो है वो इंडिया ने रिसीव की है। 20% हमारे पास इंक्रीज देखने को मिला है। ओके, तो जो हमारे पास आप टॉप 3 पोजीशन अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हमारे पास यूएस, चाइना, सिंगापुर। यूएस, चाइना और सिंगापुर। और आपने एक बात ये भी याद रखनी है कि मैक्सिमम एफडीआई आपको कौन से सेक्टर में देखने को मिली, कौन सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, वो है सर्विस सेक्टर। ये भी आप याद रखेंगे। एक तो इंडिया का रैंक याद रखेंगे, इंडिया का रैंक कितना रहा, 9th। टॉप रैंक हमारे पास यूएस से। और हमारे पास सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के किस सेक्टर में हुई है, सर्विस सेक्टर में। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास आईएमडी कॉम्पिटिटिव रैंकिंग 2020। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया है 2020, और ये रिपोर्ट जो दी गई है वो दी गई है हमारे पास स्विट्जरलैंड के ग्रुप के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें स्टूडेंट याद रखना है कि इकोनॉमी में कितनी कॉम्पिटिटिवनेस है उसको लेकर ये रिपोर्ट बनी है। इसमें इंडिया का रैंक रहा है 43 और सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। इंडिया का रैंक रहा है 43 और सिंगापुर रहा है हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे। अब स्टूडेंट जो बात याद रखने वाली है, सिंगापुर बार बार आपको टॉप में दिखाई देता है। सिंगापुर अभी फर्स्ट पोजीशन में है, एफडीआई के मामले में पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे था। कंट्री छोटा सा है, लेकिन एफडीआई के मामले में आप देखिए तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा एफडीआई कहां हुई है, सिंगापुर में। सिंगापुर इज वन ऑफ द एशियन टाइगर कंट्री। एशियन चार हमारे पास कंट्रीज ऐसी हैं जिनको एशियन टाइगर्स बुलाया जाता है। ओके, तो उसमें सिंगापुर एक है। बाकी आप जरा 3 बताइए कि किन को हम एशियन टाइगर्स के नाम से जानते हैं, किन 3 और एंटिटीज को हम एशियन टाइगर्स के नाम से जानते हैं अपार्ट फ्रॉम सिंगापुर। टाइम देता हूं मैं आप लोगों को, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
देखिए स्टूडेंट, एशियन टाइगर्स की जब मैं बात करता हूँ इसमें 4 एंटिटीज के नाम आते हैं। पहला है सिंगापुर, फिर हांगकांग, ताइवान एंड साउथ कोरिया। याद रखना, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान एंड साउथ कोरिया, इन चारों को हम क्या बोलते हैं? एशियन टाइगर्स, क्योंकि इनकी इकोनॉमी एक्सपोनेंशियली ग्रो करती आ रही है पिछले कुछ टाइम पीरियड में। नेक्स्ट हमारे पास निमोनिया वैक्सीन टू लो इनकम कंट्रीज। देखिए इंडिया क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये यूनिसेफ के साथ मिलकर क्या करेगा? हमारे पास निमोनिया को लेकर वैक्सीन प्रोवाइड करेगा लो इनकम कंट्रीज को। देखो जब मैं बात करता हूं, पहले तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है। ये हमारे पास सिचुएटेड है पुणे, महाराष्ट्र। ओके, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां है? पुणे, महाराष्ट्र में। और निमोनिया की वजह से स्टूडेंट बहुत से बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। और ये जो हमारे पास निमोनिया है किसको असर डालता है? सबसे पहले लंग्स के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है इसका। और एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पे बताना चाहूँगा स्टूडेंट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे पास निमोनिया को कम करने के लिए हमारे पास क्या किया था? एक स्कीम चलाई थी, दैट इज सांस कैंपेन। बेसिकली सांस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव था लोगों को निमोनिया के बारे में अवेयर करना और निमोनिया के केसेस को रिड्यूस करना। तो सांस की फुल फॉर्म भी है। सांस की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सांस कैंपेन की फुल फॉर्म क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो दैट इज सांस कैंपेन। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि निमोनिया के केसेस को कम करने के लिए भारत राज्य का कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? दैट इज सांस। चलो आप स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि निमोनिया की वजह से मैक्सिमम डेथ एज पर द यूनिसेफ रिपोर्ट, यूनिसेफ की रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की, लास्ट ईयर सबसे ज्यादा डेथ कौन सी कंट्री में हुई है? निमोनिया की वजह से मैक्सिमम डेथ कौन सी कंट्री में हुई है? ओके, याद रखेंगे निमोनिया की वजह से मैक्सिमम डेथ जो केसेस देखने को मिले दैट इज इन नाइजीरिया। फर्स्ट नंबर पे नाइजीरिया और सेकंड पे अनफॉर्चुनेटली इंडिया है। ओके, फर्स्ट पे हमारे पास नाइजीरिया और सेकंड पे है इंडिया। नेक्स्ट, इंडिया जॉइंड GPAI। सो देखिए स्टूडेंट, एक नया ग्रुप बना है। पहली बात तो अपना एक नया ग्रुप बना है वर्ल्ड में जिसका नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें टोटल 15 मेंबर हैं और इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। सो एक अच्छी चीज, एक पॉजिटिव पॉइंट इंडिया के लिए GPAI। तो GPAI की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, दैट इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 15 कंट्रीज के नाम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। ओके, चलिए अगर हम बात करें स्टूडेंट यहाँ पर ये बेसिकली क्यों बनाया गया है, ये हमारे पास स्टूडेंट जो चाइना का इन्फ्लुएंस है स्पेशली हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसको कहीं ना कहीं सभी कंट्रीज चाहती हैं डाउन किया जाए, मैनेज किया जाए। तो ये हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो OECD की हेल्प से बनी है। OECD की फुल फॉर्म आप देखिए, आपको थर्ड लास्ट लाइन में आपको देखने को मिल जाएगी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ से ऑपरेट करती है? OECD का हेडक्वार्टर है हमारे पास पेरिस, फ्रांस में। और 37 कंट्रीज जो हैं OECD की मेंबर हैं। इंडिया मेंबर नहीं है OECD का, लेकिन इंडिया यहाँ पर GPAI का मेंबर जरूर है, ये आप याद रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? जब आप मशीन को सोचने लायक क्षमता जब दें, कोई मशीन या कोई रोबोट अपने तरफ से सोच सके, दैट इज नोन टू बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, देखिए स्टूडेंट, कोरोना वायरस के इम्पैक्ट अभी भी देखने को मिल रहे हैं और आगे भी देखने को मिलेंगे। तो अभी हमारे पास FAO की एक रिपोर्ट आई है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। रिपोर्ट का नाम है पॉलिसी ब्रीफ, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि वर्ल्ड के 45 मिलियन पीपल, यानी कि 4.5 करोड़ लोग, सरल शब्दों में बात करूं तो 4.5 करोड़ लोग जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पर फूड इनसिक्योरिटी को फेस करेंगे ड्यू टू कोरोना वायरस, कर भी रहे हैं बहुत बड़े लेवल पर। और ज़्यादातर इसमें लोग कहाँ से हैं? साउथ ईस्ट एशिया से या अफ्रीकन कंट्रीज से। तो बेसिकली यहाँ पर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो हमारे पास अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो बहुत बुरे हालात फेस करेगी एज पर द FAO रिपोर्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट।
ओके, सो एफएओ का हेडक्वार्टर आप जल्दी से स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एफएओ। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे एफएओ का हेडक्वार्टर का है हमारे पास पेरिस फ्रांस। जी हाँ, एफएओ का हेडक्वार्टर का है हमारे पास पेरिस फ्रांस में, सॉरी रोम इटली, माय अपोलॉजीज एफएओ का हेडक्वार्टर का है रोम इटली। ओके, और 16 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फूड डे। सो एफएओ का हेडक्वार्टर रोम इटली और 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड फूड डे। नेक्स्ट हमारे पास $750 मिलियन लोन अंडर कोविड-19 टू इंडिया। देखिए हमारे पास एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, देखिए ये जो AIIB है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में एक बैंक है और इसका हेडक्वार्टर हमारे पास कहाँ है, बीजिंग में। AIIB का हेडक्वार्टर याद रखेंगे बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसने हमारे पास $750 मिलियन का लोन दिया है कोरोना वायरस के रिगार्डिंग क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी जो इंडिया की चल रही है। और इसको हमारे पास को फाइनेंस कौन करेगा, इस लोन को को फाइनेंस करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए स्टूडेंट, दो बैंकों की मैंने बात की है, एक है ADB और एक है AIIB। मैं फिर से फुल फॉर्म रिपीट करता हूँ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, और हमारे पास दूसरा बैंक है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर हमारे पास मनीला फिलीपींस में है। तो ये दोनों हमारे पास अलग अलग एंटिटीज़ हैं। इससे पहले जो पहला लोन मिला था $500 मिलियन का AIIB की तरफ से, उसको को फाइनेंस किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने। तो पहले वर्ल्ड बैंक ने को फाइनेंस किया था, अब किसने को फाइनेंस किया है, अब फाइनेंस किया है ADB ने। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC। तो देखो स्टूडेंट, मैंने 3 ऑर्गेनाइजेशंस की बात की है, तीनों के हेडक्वार्टर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है हमारे पास कहाँ पर, बीजिंग में। इसके प्रेसिडेंट का नाम है जिन लिकैन। ओके, इसके प्रेसिडेंट का नाम है जिन लिकैन। फिर हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और इसके प्रेसिडेंट का नाम है मासात्सुगो असाकावा। ओके, फिर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है हमारे पास, वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में, और उसके प्रेसिडेंट है डेविड मेलपास। प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मेलपास। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इन्फोसिस टू बिकेम नेट जीरो कार्बन कंपनी। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है कि इन्फोसिस ने एक प्लेज लिया है कि वो आने वाले टाइम में जीरो कार्बन एमिशन करेगी 2040 तक। तो भारत में पहली बार किसी कंपनी ने इस टाइप का कोई प्लेज लिया है। ये सब किसके तहत हो रहा है, हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है वर्ल्ड वाइड, जिसमें सभी कंट्रीज ने क्या कहा है कि वो अपने कार्बन एमिशंस को कम करेंगे। तो आपने याद रखना है, भारत की पहली ऐसी कंपनी इन्फोसिस, आपको पता होगा इंडिया की IT सेक्टर की बड़ी जानी मानी कंपनी है, और इसके करंट चेयरमैन कौन है, नंदन नीलकाणी। करंट चेयरमैन है नंदन नीलकाणी। ओके, एक छोटा सा पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पर जो आप याद रखेंगे कि ये सब हो रहा है किसके तहत, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। चलो आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर करो कि पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज कौन से ईयर में साइन हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज कौन से ईयर में साइन हुआ था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। याद रखें स्टूडेंट, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज साइन इन द ईयर 2015। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट DK जैन BCCI के ombudsman बने हैं। ombudsman का मतलब एंटी करप्शन ऑफिसर, करप्शन को रोकने के लिए जो ऑफिसर काम करता है। ओके, सो DK जैन हमारे पास BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अंदर ombudsman बने हैं, और साथ के साथ ombudsman के साथ साथ ये एथिक्स ऑफिसर भी हैं। एथिक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, नैतिकता। हिंदी में जैसे हमें अपना जो व्यवहार है वो शालीन रखना चाहिए, नैतिकता के साथ काम करना चाहिए। तो ये सब कौन मैनेज करेंगे BCCI में, वो करेंगे DK जैन। आपको पता होना चाहिए BCCI के करंट हमारे पास प्रेसिडेंट कौन है, BCCI के करंट प्रेसिडेंट है हमारे पास सौरव गांगुली, और जो कि हमारे पास गुडविल एम्बेसडर भी हैं। कहाँ पर, ही इज ऑल्सो द गुडविल एम्बेसडर फॉर 2021 ओलंपिक गेम्स में इंडिया के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। ओके, CEO कौन है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट करके बता दीजिए। हु इज द करंट CEO ऑफ BCCI, हु इज द करंट CEO ऑफ BCCI।
देखिए याद रखेंगे, राहुल जौहरी इज द करंट सीईओ ऑफ बीसीसीआई। स्टूडेंट याद रखेंगे, राहुल जौहरी इज द करंट सीईओ ऑफ बीसीसीआई। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन। हमारे पास देखिए इंडियन रेलवे ने हमारे पास ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन लगाई है नागपुर स्टेशन में। तो सीधा सीधा मेरा क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में सबसे पहली ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन कहां पर इंस्टॉल की गई है? नागपुर स्टेशन के अंदर। ओके, सो ये सब क्यों हो रहा है? ताकि जो हमारे पास फिजिकल कांटेक्ट है उसको कम से कम किया जा सके, क्योंकि आने वाले टाइम में ट्रेन को चलाना पड़ेगा और कोरोना वायरस के केसेस को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है इंडियन रेलवेज के लिए। ओके, सो ये एक सिंपल सा हमारे पास पॉइंट है जो आप सीधा सीधा याद रखेंगे। इंडियन रेलवेज की बात करूं तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? हम विनोद कुमार यादव इज द करंट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 69th एडिशन ऑफ स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2020। सो हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल रिव्यू आया है जिसमें बात की गई है एनर्जी कंजप्शन को लेकर। तो याद रखेंगे, इंडिया जो है वो सेकंड मेजर मार्केट बन गया है एनर्जी कंजप्शन को लेकर। ओके, देखिए एनर्जी कंजप्शन आप साल में कितनी करते हैं तो इसका एक असर आपकी ग्रोथ पर भी दिखाई देता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑयल और गैस के रिगार्डिंग कंपनी है ब्रिटिश पेट्रोलियम, तो उसकी तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है, इंडिया का सेकंड रैंक रहा है मेजर मार्केट आफ्टर चाइना, जिसने एनर्जी कंजप्शन को बढ़ाया है। ओके, सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि 2019 में जो ग्रोथ रेट रही वो स्लो रही, ऑल्दो एंड की वजह से, क्योंकि एंड में हमारे पास एनर्जी कंजप्शन काफ़ी कम हो गया था। लेकिन फिर भी आप ये रिपोर्ट एज इट इज़ याद रखेंगे, पेपर में क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ JSW सीमेंट। हमारे पास एक ग्रुप है, तो हमारे पास इसने क्या किया है, जिंदल हमारे पास इसने सौरव गांगुली और सुनील चेत्री को, हमारे पास जिंदल स्टील वर्क्स हमारे पास सीमेंट है, ये जिंदल ग्रुप से रिलेटेड है। तो हमारे पास BCCI के जो प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली और सुनील चेत्री, उनको अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। सुनील चेत्री के बारे में स्टूडेंट बात करूं तो ये करंट इंडियन टीम के कैप्टन हैं और बेंगलुरु FC के भी हमारे पास कैप्टन है, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। और ये हमारे पास सबसे बड़े लेवल पर एक्टिव हायर स्कोरर में सेकंड नंबर पर है, सेकंड एक्टिव हाईएस्ट गोल स्कोरर। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड में हाईएस्ट एक्टिव गोल स्कोरर कौन है? हाईएस्ट एक्टिव गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट याद रखेंगे, हाईएस्ट एक्टिव गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड कौन है इंटरनेशनल मैचेस में? तो वो है हमारे पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद जी हाँ सेकंड नंबर पर सुनील चेत्री आते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए हैं इंटरनेशनल फुटबॉल में। लास्ट न्यूज फॉर द डे स्टूडेंट, हमारे पास इंडिया बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2021। देखिए स्टूडेंट, सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की सबसे इंपॉर्टेंट बॉडीज में से एक है जिसके टोटल 15 मेंबर होते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है। ठीक है, इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है, 10 मेंबर्स में से एक मेंबर के रूप में उसको चुन लिया गया है। 5 तो परमानेंट मेंबर हैं ही हैं, US, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। लेकिन इंडिया जो है वो हमारे पास नॉन परमानेंट मेंबर में चुन लिया गया है 2021 और 2022 के लिए। और यहां पर आप याद रखेंगे इंडिया के साथ साथ मैक्सिको, आयरलैंड, केनिया और नॉर्वे को भी चुना गया है। तो होता क्या है कि हर मंथ के लिए आपको प्रेसिडेंट बनाना होता है सिक्योरिटी काउंसिल में, 15 मेंबर्स में से एक कंट्री को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो अगस्त 2021 में जो सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट होगा वो इंडिया होगा। ये एक अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया अब अपने 5S प्रोग्राम को प्रमोट करेगा। याद रखना, ये पेपर में पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक 5S का प्रोग्राम है, तो आप याद रखेंगे सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। तो ये 5 हमारे पास S हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट करेगी। ये सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कुछ इस तरह से होती है, आप ये देख सकते हैं, होर्शू टाइप एक हमारे पास टेबल होता है। इंडिया अभी तक परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन इंडिया चाहता है कि उसको भी एक परमानेंट मेंबर की सीट दी जाए। और सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के साथ 3 कंट्रीज और भी हैं जो चाहते हैं कि उनको परमानेंट मेंबर की सीट मिले। तो उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है G4 के नाम से। याद रखेंगे, G4 के नाम से ग्रुप एग्जिस्ट करता है। G4 में 4 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं मैं नाम बता देता हूं। ब्राजील, इंडिया, जापान, जर्मनी।
ब्राजील, इंडिया, जापान, जर्मनी, और ये 4 कंट्रीज G4 क्या चाहता है कि उनको सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की सीट दी जाए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ब्राजील, इंडिया, जर्मनी, जापान, ओके, दे आर द मेंबर ऑफ G4 ग्रुप। तो ये थे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट न्यूज। आशा करता हूं आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।